बिल्कुल आसान है। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, 5 प्रकार की श्रेणियां पढ़नी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के तहत। बहुत आसान लगेगा। आज का ये लेक्चर आपको पूरे 5 अंक दिला सकता है। आज का ये लेक्चर प्यारे बच्चों पूरे आपको 5 अंक दिला सकता है। प्रश्न में इस प्रकार से आता है बिहार बोर्ड परीक्षा में कि बोहर के परमाणु मॉडल क्या है, उनको लिखें, अर्थात जो 3 पॉइंट बोहर ने बताया उनको लिखें। इसके आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। तो आपको ये लिखना है। जो पिछले वीडियो लेक्चर में पूछा था, मैंने बताया था, उसमें उससे जुड़ा प्रश्न यही आता है कि बोहर के परमाणु मॉडल को लिखें। तो वही बोहर के परमाणु मॉडल के 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं और फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आधार पर परमाणु की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का वेग, स्थायी कक्षा की त्रिज्या, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, उसकी ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें या उसका सूत्र प्राप्त करें। तो कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्नों के पूछने का जो विभिन्न प्रकार का ढंग है वो प्यारे बच्चों मैं अब आपको जब क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन होगा, क्रैश कोर्स के भीतर क्वेश्चन होंगे, उनमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो थ्योरी का आज इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर होना चाहिए, लास्ट लेक्चर होगा। मुझे उम्मीद है आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हो सका तो न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना नहीं होती है। न्यूमेरिकल जो आता है वो आता है तो ऑब्जेक्टिव में ही आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस क्लास से। आप सभी का स्वागत है एक बार तहे दिल से, सभी का शुक्रिया जितने बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई, रुकिए 1 मिनट। तो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए बताइए भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर का जवाब दीजिए तो मुझे भी अच्छा लग जाए। ठीक है, जी सर क्लियर है, सब कुछ ठीक है सर। हाँ, है ना? तो संडे को कुछ स्पेशल क्लास होना चाहिए। मैं चाहता हूं संडे को प्यारे बच्चों, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है। अभी जो मुझे संख्या लिख रही है वैसे औसतन तो ठीक है, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है, क्योंकि नवरात्रि पूजा में सभी व्यस्त हैं, आसपास बहुत ज्यादा साउंड की आवाज आती है, जैसे यहीं पर भी आवाज आ रही है। तो वही चीज है। तो मैं चाहता हूं कि इस संडे को जो स्पेशल क्लास होती है वो रोक करके सिलेबस की क्लास ही हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर होगी तो कोई एक आधे सब्जेक्ट की अच्छी बेहतरीन क्लास हो जाएगी जिससे आपको फायदा मिलेगा। हो सकता है दीपक सर, ठीक है, दीपक सर क्लास लेने वाले हैं आपकी इंग्लिश की, कोई अच्छी सी बेहतरीन क्लास लेंगे तो फिर आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। सभी को नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों। हम लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीखना है, बोहर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन सदस्य व्याख्या जो बोहर सर ने की उसको मैंने अच्छे से सबको समझा दिया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बता दिया था। इसका बेसिक लेक्चर जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वो भी सब लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, है ना? आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, है ना? आज रास्ता बना लिया है सर, क्या बताइए? माता जी का मंदिर है वहां सर, वहां मैराथन होना चाहिए, होगा सर। सब कुछ ठीक है ना? आप प्रिंस सर ठीक है ना? प्रिंस सर बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रिंस सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मन में वो कह सकते हैं झटका लगा है। मैं थोड़ा सा मतलब प्रिंस सर प्यारे बच्चों, कुछ लोग तो मेरी भी बुराई करने लगते हैं, है ना? लेकिन वास्तव में बिहार की शिक्षा को बदलने में जो प्रिंस सर ने काम किया वो वास्तव में अपने आप में एक बेहतरीन उनके परिश्रम का फल रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रिंस सर ने जो एक वीडियो बनाया था, मतलब प्रिंस सर ने कहा कि अगर मैं भी इस चीज का यूज करूंगा तो मुझे लोग कहेंगे कि हाँ सर मेरा तो अपना जेन्युइन है, हमेशा से बच्चों का प्यार मिला है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। कई दिनों से देखा जा रहा था, 3-4 महीना पहले से सर ने कहा कि ये ट्रिक तो मुझे अब पता चली कि ये ऐसे हो रहा था, तो इसलिए चलो हम ही इसका भंडाफोड़ करते हैं, हम ही लोगों की पोल खोलते हैं। तो क्यों ना चलो इस पर बात किया जाए। तो प्रिंस सर ने उस वीडियो को ला करके लोगों के सामने रखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं मान सकता हूँ किसी एक को थोड़ा सा उसमें ज्यादा बोल गए होंगे सर, इस बात के लिए मैंने मतलब सर से बोला भी कि शायद किसी एक को थोड़ा सा ज्यादा बोल गए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। वो सभी लोग की बात थी जिसमें सभी लोगों के बारे में चर्चा की जा रही थी, और वास्तव में जिनको ज्यादा दिक्कत हुई उन्होंने प्रिंस सर पर ही उल्टा आरोप थोप दिए। ठीक है, लेकिन प्रिंस सर जैसे महान आदमी जिन्होंने फिर प्रूफ दिया एक वीडियो बना करके कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर भी बिहार के बच्चों का माइंड डिस्टर्ब करने के लिए वहां से बहुत ज्यादा बोला गया एप्लीकेशन के भीतर बच्चों को, और कि जाइए और ये वहां पर गाली दीजिए, माइंड सेट चेंज किया गया, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था इन सबसे। प्रिंस सर ने कहा कि भाई मैं ही झुकता हूं, मैंने ही
पोल का खुलासा किया, लेकिन एक दिन आने वाले समय में आपको पता जरूर चलेगा कि कोई इंसान था, कोई मसीहा था जिसने बिहार के उन शिक्षकों के, उन यूट्यूबर्स की पोल खोल के रख दी थी जो इस तरह का फेक काम कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपके खिलाफ। और यही हुआ भी। छोटे छोटे यूट्यूबर, कह सकते हैं चैनल वाले, जो पब्लिक वाले होते हैं, न्यूज वाले, उन सभी लोगों ने प्रिंस सर पर ही उल्टा आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। बल्कि सबको पता है कि ये काम कैसे होता है, सभी लोगों को पता था, लेकिन सोचा मौका मिला है, इस ऊपर शिखर पर जा रहे इंसान को गिरा दो, इस शिखर पर जा रहे इंसान को यही मौका है, गिरा देते हैं। लोगों ने भावनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं दूसरे तरह से ले देना शुरू कर दिया। प्रिंस सर का एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो शिक्षक ऐसा काम कर रहे हैं, कृपया करके ऐसा ना करें, खूब मेहनत करके परिश्रम से पढ़ाएं। जिस प्रकार अन्य चैनल जो भी अच्छे से संस्थान पढ़ा रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, आप भी अपना वैसा ही वर्क करें, जिससे हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से चला सकें। एक अच्छी टीम जोड़ रखी है प्रिंस सर ने, ठीक है, और उसमें सपोर्ट के लिए मुझे बोलना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। प्यारे बच्चों, कुछ लोग बोलते हैं कि टारगेट बोर्ड से टीचर्स गए। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, टारगेट बोर्ड से टीचर्स गए। प्यारे बच्चों, उन टीचरों में मैं भी शामिल हो जाता, उन टीचरों में, क्योंकि वो ऑफर उस समय के दूसरे संस्थान वाले सभी शिक्षकों के लिए दे रहे थे, सबको बोला जा रहा था, मुझे यहां तक कि पहले बोला गया था, और उसके पहले और भी कई संस्थान क्या चुके। लेकिन प्यारे साथियों, एक शिक्षक का धर्म बहुत बड़ा होता है, शिक्षक बनना इतना आसान नहीं होता है। मैं कहता हूं, कहीं पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा होता है तो शिक्षक को बैठने में शर्म लगती है, शिक्षक उन जगहों पर नहीं जा सकता। शिक्षक क्लासरूम में अगर ऑफलाइन है तो सबके भली भांति एक प्रकार से व्यवहार करना होता है, ना वहां छोटा, ना बड़ा, ना भाई, ना बहन, बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है शिक्षक को, ऐसे समाज से हटके चलना पड़ता है। तो शिक्षक बनना भी इतना आसान नहीं है। साथ ही साथ शिक्षक के जो धर्म है, वचनबद्धता, कर्तव्य परायणता, निष्ठा, ईमानदारी, इनके साथ वचनों को पूरा करना, बच्चों के भविष्य का निर्माण करना उनकी मुट्ठी में होता है, उनके हाथ में होता है। लेकिन आजकल के शिक्षक ये कर लेते हैं कि भाई यहाँ पैसा ज्यादा मिला, वहां मुझे यहाँ से कई गुना ज्यादा मिलने का ऑफर। लेकिन प्यारे बच्चों, जो प्यार, जो स्नेह मुझे मिला है वो कहीं और नहीं मिल सकता, वो कोई और संस्थान नहीं दे सकता। और जाने आने का भी एक ढंग होता है जहां पे लोग जाते हैं, आते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे पिताजी का व्यक्तित्व ऐसा रहा है, हमारे घर में छप्पर पर स्कूल चलता था। छप्पर जानते होंगे, खरपतवार से छप्पर रखे जाते हैं, वो भी इतना पैसा नहीं था कि बांस और बल्ली भी लगाई जा सके, समझ रहे हैं। बम्बूल के दोनों पेड़ों की शाखाओं में बांस रख करके छप्पर लटका दिया जाता था, और वहां पर स्कूल चलाने का, हाई स्कूल तक विद्यालय चलता था। 1800 स्टूडेंट्स की संख्या रहती थी गांव में। हमारे पिताजी खूब लगन और मेहनत से पढ़ाते थे। 5 रुपया 10 रुपया फीस होती थी। मैं सन 2000-2005 तक की बात कर रहा हूँ। विद्यालय 20 साल तक चला और 20 वर्षों तक पिताजी ने कठिन परिश्रम किया। मैं भी उनके साथ, जैसे ही मेरा इंटर पास हुआ, मैं साथ में विद्यालय में ही लगा रहता था। मैं भी प्रबंधन के सभी कार्यक्रमों को अच्छे से जानता हूँ, कैसे शिक्षक आते हैं, शिक्षकों की किस प्रकार बात की जाती है। मैं यहाँ तक कि अपने स्कूल में 4-5 वर्षों तक वहाँ के पेपर मैनेज करना, परीक्षाएं करवाना, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला, अपने व्यक्तित्व निर्माण में, अपने आप को समाज में रखने का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ। तो उनका स्नेह, उनके द्वारा दी गई, पिताजी के द्वारा दी गई सीखें, ठीक है, उनके कह सकते हैं विरासत में मिली मुझे टीचिंग की स्किल, वो मुझे वरदान है। और वो जीवन में मुझे अपने वचन के लिए हमेशा कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। मैं चाहता हूं ईश्वर, हे माता रानी, मुझसे कभी भी कुछ गलत कदम ना उठने पाए, मैं अपने जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम हो सकूं। मेरा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आज एप्लीकेशन के भीतर ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर स्टोरी, हर कहानी बाहर बता सकना संभव नहीं है, बाहर बताना जरूरी नहीं है। उन चीजों से, बैकग्राउंड से मैं आया हूं। एक मिनट, जहां पर प्यारे बच्चों मैंने भी गरीबी देखी। पिताजी सिर्फ एक किसान थे और उनके पास खेती तक भी नहीं थी। एक चम्मच भी पिताजी ने खरीद कर ही लाया, ठीक है, ठीक है। और मैंने भी, मुझे कहना कोई शर्म की बात नहीं है, जो संघर्ष का जीवन देखने को मिला, जहां पर फर्श नहीं थी वहां पर मुझे ईंटों पर सोना पड़ा, ईंटें रहते थे। लेकिन आज बड़ा गर्व होता है कि मैं अपने पिताजी को, अपने माताजी को खुश रखवाने में बहुत सक्षम हूँ, ठीक है। मैंने भी गैरेज में काम किया, लेकिन शिक्षा को कभी नहीं एक मन में चलती थी तैयारी। प्यारे बच्चों, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ स्किल को काम करो। मुझे लौट करके स्किल पर आना पड़ा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, यूपीएससी के लिए मैंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे। मैं लगभग 4 से 5 महीना बहुत ज़्यादा परेशान रहा, क्योंकि घर पे बहनों की शादी के लिए पैसे का कर्ज हो चुका था। तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड पे जॉब करनी पड़ी थी, और मैंने वो मोबाइल पे सर्च करा करके वो जॉब की थी। तो ये चीज़ें हुई, लेकिन वो दौर था एक सीखने का, सिखाने का। 4 से 5 महीने मुझे पता भी नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके लिए जॉब, कहाँ पर करना। ना चाचा, ना फूफा, ना भैया, ना भतीजा, कोई नहीं। मोबाइल पे मैं जॉब सर्च करके गया था, क्योंकि बहुत बुरे दिन चल रहे थे। पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे पढ़ा लेते।
और वो दौर बहुत ज़्यादा पुराने समय की बात नहीं, 2017 वर्ष 2017 का है, जब मैं इंटर पास कर चुका था। अब मैं अपने पैरों पे खड़े होने पे सक्षम था। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ाई की और 8वीं तक मैंने अपने स्कूल से पढ़ाई की है। लेकिन ये दौर चलता रहा और वो जीवन में संघर्ष आया जब मैं बता नहीं सकता। 1 महीने तक मैं सिर्फ दूध और ब्रेड के खर्चे पर था, क्योंकि 15 दिन 20 दिन बाद ही एडवांस पेमेंट मिलता है। और उस एडवांस पेमेंट को लेने के लिए 20 दिन बाद जब मेरे पास एडवांस पेमेंट आया, तब मैं एक छोटा सा गैस सिलेंडर लेकर के खाना बना सका। नहीं तो मैं अपने कुछ पैसों से सिर्फ दूध और ब्रेड लेकर के, दूध किसी के पास गर्म कर लेता था, नहीं तो एक कटोरा खरीदा और उसे में दूध और ब्रेड को डुबो करके खा करके सुबह शाम 12 घंटे की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की है। और ये कभी सोचा था मन में कि एक दिन पेपर में छपेगा, सिक्योरिटी गार्ड वाला बना, यूपीएससी ट्राई करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर। एक डेढ़ वर्ष मैंने बहुत जबरदस्त मेहनत की, लेकिन उस दलदल से बाहर आने में फिर मुझे वक्त लगा। मुझे लगा कि मैं जो काम कर रहा था, जो मेरे घर की नींव है, जो विरासत है शिक्षा, और मैं अगर उस चीज से मुड़ गया हूं तो बहुत गलत हुआ है। मेरे घर का विद्यालय कोरोना काल में 2020 में एकदम बंद हो गया, पिताजी की भी स्थितियां खराब हो गई। तब मैंने सोचा कि कुछ अलग करता हूं। घर पे ही मैं हमेशा कोचिंग पढ़ाता रहता था। वो तो 2014 में इंटर हुआ है, 2012 में प्यारे बच्चों मेरा हाई स्कूल हुआ है, 2014 में मेरा इंटर हुआ है, 2017 में मेरा बीएससी हुआ है, ठीक है, ये 10th हुआ है, ये 12th हुआ है, और 2019 में मेरा डीएलएड हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और 2021 में मेरा एमएससी हुआ है, 2023 में मेरा प्यारे बच्चों बीएड हुआ है, और 2024 से मेरा अब पीएचडी के लिए एडमिशन हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये रहा मेरा कार्यक्रम पढ़ाने का। पिताजी का इसमें बहुत योगदान रहा, उन्होंने हमेशा प्रेरित किया, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूं। जो भी 1-2 बीघे मेरे पास जमीन है, मैं उसे बेच करके तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं 2 भाई 2 बहनें, इस तरह का बहुत सारा सिचुएशन। मैं पूरी कहानी को नहीं बताने आया हूँ, कहाँ से कहाँ मैं बात खोल दिया। मतलब ये बता रहा हूं कि किसी के जीवन के संघर्ष में अगर आता है और वो इंसान के अंदर व्यक्तित्व जो बनता है ना, नेचर, झूठ बोलने में रूह कांप जाती है, ठीक है। अगर मैं कोई बात झूठ बोलूंगा तो मेरी रूह कांप जाएगी। मैंने वो दिन देखे हैं कि किसी गरीब इंसान के साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक बहुत सारी चीजें हैं, और मैं अभी उतने लेवल पर भी नहीं पहुंचा हूं कि मैंने बहुत सारे चीजें देखी हूं। लेकिन हाँ, आज उस स्थान पर जरूर खड़ा हूं जहां पर मैं लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनको मार्गदर्शित कर रहा हूं। जिन चीजों से निकल करके मैंने सीखा, मैंने अब यहाँ तक तो पैसे पिताजी कैसे करके अरेंज करते रहे, लेकिन फिर मैं कोचिंग पढ़ा करके डीएलएड, एमएससी का एडमिशन कराने के 60,000 प्यारे बच्चों फी होता है। लेकिन वहां के जब मैनेजमेंट में मैंने एडमिशन कराया तो मेरे पास सिर्फ कोचिंग से इकट्ठा किया हुआ 2,000 रुपए था, 2,000 रुपए था। और एक पैंट शर्ट को मैं पहन करके बहुत दिन चलाता रहता था, सिर्फ 2,000 रुपए था। लेकिन 2,000 रुपए लेकर के गया तो उस मैनेजमेंट ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा कि तुम 2,000 रुपए में एमएससी का एडमिशन कराने आए हो। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप परेशान मत होइए, मैं 1-1 रुपया आपको चुका दूंगा, बस एडमिशन ले लीजिए। खैर पिताजी के संपर्क की वजह से मेरा एडमिशन हो भी गया था और संभव रहा सब कुछ। तो प्यारे बच्चों, कठिनाइयां जीवन में सबके साथ आती हैं। फिर मैंने जब 2021 में एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो कॉलेज वाले, मुझे सीबीएसई बोर्ड था, मुझे 4,000 रुपए में 11th की फिजिक्स पढ़ाने के लिए रखा। मेरे घर से वो स्कूल 20 किलोमीटर दूर था, तो 40 किलोमीटर अप डाउन हो जाता था। पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो मुझे बच्चों का प्यार मिलेगा। और मुझे कोचिंग में बहुत सारे लड़के मिलने लगे, और उस कस्बे में देखते ही देखते सिर्फ 1 साल के भीतर वहां पे मेरी 10 के पेमेंट कर दी, 10,000। फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने शुरू किया, अगाध प्रेम बच्चों का मिलने लगा। एक कस्बे में 250-300 बच्चों की ऑफलाइन कोचिंग, साथ ही ऑनलाइन कोचिंग, और कॉलेज में एक अच्छी खासी सैलरी, इसका 10K का 2 से 2.5 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा ये सैलरी मुझे मिलने लगी। मैं बहुत खुश था और घर में बहुत अच्छे से कार्यक्रम सब चल रहा था। तो प्यारे बच्चों, जर्नी में हर एक के संघर्ष होता है। थोड़ा सा मैं नर्वस हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, छोड़िए बच्चों, कहाँ से पढ़ाने का मन था पूरा। लेकिन बस ये बताने आया हूँ कि प्रिंस सर को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, जो वो मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने टारगेट बोर्ड के लिए। आप लोग के बता रहा हूँ प्यार और स्नेह की वजह से ही, मैंने बताया ना, बहुत सारे टीचर्स लेफ्ट किए, लेकिन आपके प्यार ने मुझे नहीं जाने दिया, ठीक है। आपके प्यार और स्नेह ने मुझे नहीं जाने दिया। मैंने सोचा अगर मैं भी जाऊँगा तो उन बच्चों के मन में क्या आएगी कि जो पहले कहते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, वो क्या कहेंगे। और ये मैं आत्मसम्मान के प्रति मेरी ठेस होती है, मैं कभी जीवन भर भूल ना पाता, मर जाता यूं ही घुट घुट के, ठीक है। तो इसलिए मैंने कभी, मेरे पास भी वही ऑफर, उससे बड़े ऑफर आते हैं और आते रहते थे, कभी नहीं मैंने उस पर लालच दिखाया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये है, कहीं से कोई शिक्षक हटता है नहीं हटता है तो कुछ बातें करके, कुछ एक तरीका होता है हटने और जाने का। कुछ स्थितियां हो सकती हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं मेरे घर की विषम परिस्थितियां बन जाएं जिससे मुझे कुछ वैसे फैसले लेने पड़े, लेकिन कभी ऐसा होने की संभावना ना हो तो ईश्वर मुझे हमेशा आशीष प्रदान करता रहे। तो मैं आजीवन टारगेट बोर्ड को ही सेवा देता रहूं। मेरे मन में वो लालच नहीं है, ठीक है, मेरे मन में वो लालच नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सब चीज़ें सभी के साथ होती हैं, और नो डाउट बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है।
जिनकी आप बात करते हैं, जो आज अपोजिशन में प्रिंस सर के बोले, वो भी बहुत अच्छे शिक्षक हैं। मैंने उनको बहुत करीब से तो नहीं देखा, लेकिन लोगों के बताए हुए, जानते हुए बहुत अच्छे शिक्षक हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है, प्रतियोगी में फेक चीज़ें दिखा करके आप प्रतियोगिता को मत जीतें। आप जीतें ईमानदारी से, वो ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाते बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है, लेकिन एक थोड़ी सी कमी आपको बदनाम कर दे रही है। खैर, वो जो कुछ हुआ वो प्रिंस सर पर थोपा गया, लेकिन प्रिंस सर ने कहा कि हम अपने बच्चों का विश्वास जीते हैं, चलो हम ही झुकते हैं, सामने वाला क्योंकि चुप शांत बैठे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें हैं जिनमें आप प्रिंस सर को अगर गलत कहेंगे तो बहुत अच्छा मुझे भी नहीं लगेगा। और आप लोगों ने जो प्यार स्नेह दिखाया अभी तक, आपको अब मैं सिर्फ एक प्रॉमिस चाहता हूं, 2025 में प्यारे बच्चों, रगों में खून नहीं जुनून दौड़ा लेना। और 2025 में मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए कि अगर बिहार बोर्ड में झंडा गड़े तो टारगेट बोर्ड का गड़ना चाहिए। बिहार बोर्ड में अगर झंडा गड़े तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट बोर्ड का झंडा गड़ना चाहिए, किसी और का नहीं। ठीक है, किसी और का नहीं गड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे बच्चे टॉपर में ही आएंगे, लेकिन एक बच्चे, 25 बच्चे, 100 बच्चे, जितने भी हैं, खूब इतनी मेहनत करो कि 95% प्लस का जो हम लोगों का टारगेट है, हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके मेहनत करेंगे। अक्टूबर में जो हमने प्रॉमिस किया है, आपका सिलेबस खत्म करेंगे, क्रैश कोर्स में दम लगा देंगे, हर एक वो टेस्ट सीरीज, हर एक वो कॉन्सेप्ट, जितना एनालिसिस हो पाएगा उतने गेस्ट क्वेश्चन आपके लिए हम ला करके रखेंगे। लेकिन आप लोग पढ़ने से पीछे मत हटना, ठीक है? क्योंकि अब सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत हमें दिखानी है, ठीक है? अगर सच्चाई और ईमानदारी का कुछ भी वर्चस्व है इस दुनिया में तो वही जीतेगा। बाकी फेक से या फ्रॉड से कोई किसी को खरीद लेगा तो फिर दुनिया जाने, बात जाने। प्यारे बच्चों, लेकिन हम लोगों का सिद्धांत यही रहना चाहिए, कर्मणि बाधिका रस्ते माँ फलेश कदाचन, माँ कर्म फल है तुर्भु माते संगोस्तो कर्मणि। बस यही रहना चाहिए सिद्धांत, ठीक है? मुझे भी अपने माता पिता से बहुत प्यार और लगाव। मैं जब भी जाता हूँ, अब मैं सक्षम हुआ हूँ तो उनका, पिताजी का आज तक बर्थडे नहीं मनाया गया होगा, मैंने बर्थडे मनाने में उनकी पूरी कहे कि ये नहीं, हमसे नहीं होगा, अच्छा लगा। माता पिताजी ने कभी एनिवर्सरी सही से बोल नहीं पा सकते हैं। पिताजी तो बहुत अच्छे शिक्षित हैं, लेकिन माता जी एनिवर्सरी सही से बोल नहीं सकती हैं। लेकिन उनको, मतलब मैंने होस्ट किया मैरिज एनिवर्सरी का कार्यक्रम उन लोगों को, क्योंकि तब के समय में ना माल्यार्पण होता था, ना जयमाला होता था। वो होस्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और आज जाता हूँ तो उन्हें, उन्हीं की खुशियों के लिए सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? सिर्फ ये सोच करके कि हमें लाइफ में उन लोगों ने जो संघर्ष देखा, बहुत कुछ है बच्चों, है ना? तो बस मेहनत करिएगा और कुछ भी ना आप लोगों को सोचना है, और अनावश्यक बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? सर प्रिंस सर बोले थे गलत कमेंट नहीं। हाँ, गलत कमेंट हम आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है किसी पे भी। और अगर हमारे अपने किसी भी चैनल पे कोई गलत कमेंट करता है, जा करके, उन लोगों की शिक्षा वैसी है, वैसे संस्कार है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करिएगा गलत। आप अपना लिख सकते हैं कि हाँ टारगेट बोर्ड सही है, वैसा ठीक है, लेकिन गलत किसी को मत बोलिएगा। सर इंग्लैंड कब गए थे? देखिए आप लोग देखते होंगे, जब मैं इंग्लैंड गए थे ऐसा बोलता हूँ तो मजाक में बोलता हूँ, हंसता रहता हूँ। इंग्लैंड नहीं गया था मैं कभी। आप लोग भी, कुछ बच्चे समझ जाते होंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कभी इंग्लैंड जाने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं अंग्रेजी को ऐसे बोलता हूँ कि कभी इंग्लैंड जाए हुए मुझे 4-5 साल हो गए, हंसने के, मजाक के लिए, समझ रहे हैं? चलो सर, मैं मम्मी के विधवा पेंशन से पढ़ता हूँ, बहुत स्ट्रगल है। यही प्यारे बच्चों आपकी कमजोरी जो है ना, यही जिसकी जो लोग जो भी लिख रहे हैं, यही कमजोरी आपको मजबूत बना देगी। आज मेरे गांव और मोहल्ले में ही नहीं, मेरे क्षेत्र में पिताजी जैसे ही खड़े होते हैं तो आपका लड़का तो वहाँ पढ़ाता है, इतना बड़ा संस्थान बिहार में बहुत वायरल है, ये पूरे क्षेत्र में, ये लड़का तो वहाँ चला गया बिहार, है ना? बिहार में बहुत अच्छे से पढ़ाता है। आपको पता होगा हम यूपी से हैं, लखनऊ से। तो लखनऊ के पास में जिला रायबरेली पड़ता है, लखनऊ और रायबरेली मेरे घर से दोनों आस पास ही पड़ते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ का जो स्नेह और प्यार मिला, क्या यूपी क्या बिहार, दोनों जगह वैसा ही माध्यम है। चलो अच्छा, पढ़ाई करवाइए सर, है ना? पढ़ाई करवाते हैं। बहुत कुछ हो गया, मैं फ्लो फ्लो में बोल गया, माफ़ी चाहूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये चीज़ हटाओ। हमें पढ़ना क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है? चलिए हेडिंग लगाइए आप लोग, बाकी बातें अब बाद में करिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हेडिंग लगाइए सभी लोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऊर्जा के साथ बोलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है? चलिए आप लोग भी अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है? समझ में आया? चलो
अब हाँ, चेहरे पे स्माइल है, मेरी ऊर्जा अब एकदम 4-5 गुनी ज्यादा हो गई है। बस आप लोग अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, और अब आप लोगों को लास्ट तक बस जुड़े रहना है और ध्यान से पढ़ना है, कोई बातचीत नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है। और मैंने जो कुछ भी बोला, मैं फ्लो में कुछ अपनी कहानी बताता चला गया। अगर किसी को कुछ दिक्कत हुई हो तो ठीक, माफी चाहूंगा। बाकी आपके लिए मैंने सिर्फ बताने का उद्देश्य मेरा कुछ और था, बताते बताते किसी दिशा और में मुड़ गया, कोई बात नहीं। देखिएगा नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्यारे बच्चों जो हमको पढ़ना है, बोहर का जो परमाणु मॉडल आया उसके तहत उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु को ही उठाया। हाइड्रोजन, ठीक है, H इसका जानते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। Z बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु को ही उठा करके उन्होंने व्याख्या की, क्योंकि यही पहला परमाणु है। फिर हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। अगर हीलियम की बात करें तो प्यारे बच्चों हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि हम और तत्वों को क्यों नहीं उठा लिए? और तत्वों को क्यों नहीं उठा लिए? हीलियम को, कार्बन को, बोरान को, बेरिलियम को, है ना, ऑक्सीजन को, इन तत्वों को क्यों नहीं उठा लिए? तो बोहर सर का मानना यह है कि शुरुआत हम क्या करें छोटे से, जिससे गणना करने में कोई दिक्कतें ना हो। तो हाइड्रोजन परमाणु की उन्होंने सफल व्याख्या की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सर क्या है? स्पेक्ट्रम प्यारे बच्चों वो है हाइड्रोजन का एक परमाणु। हाइड्रोजन का क्या परमाणु? अब ये तो बात समझ गए सर, बिल्कुल ठीक सर, परमाणु समझे किसका? हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन का एटम, जब किसी भी तत्व के भीतर हाइड्रोजन है या बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं, लेकिन जब कोई बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करे, वो तत्व, वो वस्तु बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करे, मान लो प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करे, तो हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? उत्सर्जित होकर के उच्च कक्षा में जाते हैं। उत्सर्जित, उनके पास एनर्जी आ जाती है, एकदम झंझनाहट उठते हैं, और वो एनर्जी आई तो उठ के उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। सर आप भी तो उठ रहे हैं, ऐसे झुकते हैं, चलो उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए, और उच्च ऊर्जा स्तर में मात्र 10⁻⁸ सेकंड रुकते हैं, और उसके बाद फिर अपने ऊर्जा स्तर में वापस आ जाते हैं। और ये कौन सा डांस कर रहे हैं? समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा हमारी स्थिति ये है। लेकिन जैसे ही हम पर प्रकाश या कोई भी ऊर्जा पड़ी तो हम उच्च ऊर्जा स्तर पे चले गए, उच्च ऊर्जा स्तर पर मात्र 10⁻⁸ सेकंड रुके, और फिर वहां से वापस अपने ऊर्जा स्तर में आ गए। इस दौरान क्या होता है? परमाणु से एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब परमाणु चला तो उससे एक प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उसी प्रकाश ऊर्जा को स्पेक्ट्रम में रेखीय कह सकते हैं, दिखाने दर्शाने के तरीके को, है ना, कि भैया इतनी ऊर्जा स्तर इसमें रही, जब वो चौथे पे गया था तो ऊर्जा स्तर इतनी थी, जब वो 5वीं कक्षा में गया था तो ऊर्जा स्तर इतनी थी, वही परमाणु जब 6वीं ऊर्जा स्तर में गया था, 6वें ऊर्जा स्तर में पहुंचा था, तो उसका ऊर्जा दिखाने का रंग, प्रकाश का रंग ये था। तो ये जो तरीका है दिखाने का, प्रकाश उत्सर्जन का जो अलग अलग क्रम है, भैया देखो ध्यान सुनना, हम नीचे ऐसे बैठ रहे हैं थोड़ा, हमारी उच्च ऊर्जा स्तर मान लो दूसरी ऊर्जा स्तर यहाँ है, हमें प्रकाश ऊर्जा मिली या कोई भी ऊर्जा मिली, हम ऊपर इतना पहुंचे, दूसरी ऊर्जा स्तर में लौट आए 10⁻⁸ सेकंड, तो उसका रेखीय स्पेक्ट्रम अलग होगा। फिर देखो अब हमें प्रकाश ऊर्जा मिली, हम पलट के चौथे ऊर्जा स्तर में पहुंच गए, चौथे ऊर्जा स्तर में भी हम 10⁻⁸ सेकंड ही रुकेंगे, और फिर वहां से लौट करके नीचे आ जाएंगे। सर आप भी जो स्टॉक में कथा सुनाइएगा ठीक है। सुनो, अगर ये नीचे आ जाएगा तो इसका ऊर्जा स्पेक्ट्रम अलग देखने को मिलेगा। तो इसको प्यारे बच्चों, इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है तो इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसकी सफल व्याख्या किसने की? तो बामर जी ने की। ठीक है, तो आइए लिखते हैं और आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। ठीक है, सन 1885 में, कब? सन 1885 में बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्या की? व्याख्या की। कब किया? तो सन 1885 में बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। इन्होंने हाँ सुनना, तो इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, और जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उनमें जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है, परमाणु उत्सर्जन में परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर में, परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तर में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, विभिन्न ऊर्जा स्तर। अभी आपको थोड़ी सी बातें कम समझ में आएंगी, लेकिन जब मैं प्यारे साथियों पूरी बातें लिख लूंगा तो आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। सुनना बस ध्यान से। सन 1885 में बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या पूरी सफल करके की, बहुत मेहनत के बाद। इन्होंने क्या किया? परमाणु की ऊर्जा स्तर, परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तरों में
विभिन्न ऊर्जा स्तर में जो तरंग दैर्घ्य का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जित प्रकाश, उत्सर्जित प्रकाश, उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, भैया जब वो परमाणु ऊर्जा स्तरों में जा रहा है, गति कर रहा है, परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तर में उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बामर श्रेणी के अंतर्गत, बामर श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त किया, बामर श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त किया। फिर से इसको रिपीट करूंगा और समझाऊंगा, फिर से इसको रिपीट करूंगा और समझाऊंगा, परेशान मत हो। देखो मान लो ये प्यारे साथियों सबसे निचला ऊर्जा स्तर है n बराबर 1, इसके बाद ये एक ऊर्जा स्तर है n बराबर 2, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है n बराबर 3, ये चौथा ऊर्जा स्तर है n बराबर 4, ऐसे ही बहुत सारे ऊर्जा स्तर हैं, इनफाइनाइट बहुत सारे ऊर्जा स्तर हैं। परमाणु क्या किया, एक परमाणु प्यारे बच्चों ये उठ करके गया कहां पर, द्वितीय ऊर्जा स्तर में गया। ये क्या बनाया है मैंने लाइनें, ये ऊर्जा स्तर बनाया है किसके, परमाणु, कोई भी वस्तु बनी होती है तो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, उस पर जब प्रकाश आपतित होता है तो हाइड्रोजन परमाणु के बारे में ये बता रहे हैं बामर सर कि जब उस पर ऊर्जा मिली कहीं से भी तो वो उत्सर्जित हुआ, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचा। इसके ऊपर के जितने भी सबसे निम्न ऊर्जा स्तर क्या है, ये है n बराबर 1 है निम्न ऊर्जा स्तर, क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर। और ये सारे ऊपर के क्या हैं, ये सभी ऊपर के क्या हैं, तो उच्च ऊर्जा स्तर हैं। ये सभी क्या हैं, मैं ऐसे तिरछे लाइन में लिख देता हूं, उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर है। समझ में आया, उच्च ऊर्जा स्तर, ये निम्न ऊर्जा स्तर। अब उच्च ऊर्जा स्तरों के, उच्च ऊर्जा स्तरों के जो भी उसमें परमाणु जाएगा, चाहे 2 में जाए, चाहे 3 में जाए, चाहे 4 में जाए, वहां पर केवल 10 की घात -8 सेकंड परमाणु रुकेगा और फिर लौट आएगा अपनी ही निम्न ऊर्जा स्तर पर, चाहे निम्न ऊर्जा। फिर अच्छा सुनो, आप कहेंगे सर केवल क्या n बराबर 1 से ही जाएगा, अरे इससे भी इसमें जा सकता है, नो कंफ्यूजन। हाँ भैया, अगर परमाणु ऊर्जा स्तर 2 में है, उसके पास ज्यादा ऊर्जा थी तो वो ऊर्जा नंबर 2 में बचा, ऊर्जा स्तर 2 में बना हुआ था, लेकिन जब उसे बाह्य ऊर्जा मिली तो वो n बराबर 3 में चला गया, 3 में चला गया, वहां 10 -8 रुका सेकंड रुका, फिर लौट करके कोई 1 में नहीं जाएगा, वो अपनी ही स्थायी कक्षा में उसी ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा वो परमाणु, तो यहां पर आ गया, ठीक है। लेकिन इस दौरान उसने क्या किया, ऊर्जा उत्सर्जित किया, और उस ऊर्जा स्तर उत्सर्जन जो भी विभिन्न ऊर्जा स्तर में उत्सर्जित प्रकाश, उससे क्या हुआ, प्रकाश उत्सर्जित हुआ कि तरंग दैर्घ्य का स्पेक्ट्रम बामर श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त किया। मतलब जो तरंग दैर्घ्य, जो प्रकाश उत्सर्जित हुआ उसकी तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा की प्यारे बच्चों क्या हमको लिखना है, प्रकाश ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य का सूत्र हम लोगों को लिखना है, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, 1 अपान में लैम्डा, 1 अपान में लैम्डा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1 अपान में 2 स्क्वायर माइनस 1 अपान में n2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर n2, या क्योंकि अभी हम एक सूत्र प्रूफ करने वाले हैं उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूंगा भैया, n स्क्वायर, ये सूत्र है किसका, जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य का सूत्र है। अब कहेंगे सर ये आर क्या है, आर को तो मैंने बताया भी था, कल भी बताया था, ये क्या है, रिडबर्ग नियतांक है। जहां जहां आर रिडबर्ग नियतांक है, क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, इसका मान अच्छा नहीं पता है क्या, तो आर बराबर 1.06 गुणे 10 की घात में 7 मीटर इनवर्स, 7 मीटर इनवर्स, 1.06 या कहीं पर 09 भी हो सकता है, 06 या 09 में जो है लिख दे रहा हूं भाई, कहीं कहीं 06 भी मैंने देखा है, वैसे 09 गुणे 10 की घात 7 मीटर इनवर्स, इसका क्या है, रिडबर्ग नियतांक का मान होता है। ये क्या है, बामर जी ने तरंग दैर्घ्य का सूत्र प्राप्त किया जो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हुई। अगर दूसरे कक्षा से तीसरी उच्च ऊर्जा में कहीं भी जाता है, चाहे तीसरी में चाहे चौथी में, उससे लौट करके दूसरी कक्षा में आता है, तो ये बामर श्रेणी के द्वारा प्राप्त किया गया तरंग दैर्घ्य का सूत्र। नहीं सर नहीं समझ में आ रहा, ये क्या बता रहे हैं, ठीक है, ये क्या बता रहे हैं सर, हमारे समझ में थोड़ा सा कम आया है। आइए अब हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर हम चलते हैं, सिर्फ बामर सर का ही योगदान नहीं है, अब 5 ऊर्जा स्तरों की कहानी सामने आती है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रेकट, फुंड, 5 की। आप इसको देख सकते हैं इतना, ठीक है। चलो चलते हैं।
अब व्याख्या करते हैं इसकी, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न ऊर्जा स्तरों की व्याख्या या विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या। हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या, क्या विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या। समझ में आएगा, रुक जाओ। विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है पार्ट, ज्यादा डेरिवेशन वाला नहीं है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं भाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की क्या है व्याख्या हमें करनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु जब विभिन्न ऊर्जा स्तरों में जाता है तो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और प्रकाश ऊर्जा वो उत्सर्जित करते समय उसकी ऊर्जा क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है वो ऊर्जा क्या होती है, उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऐसा लिख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, विभिन्न विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, ऊर्जा स्तरों में उत्सर्जित उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा, उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की व्याख्या। सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न ऊर्जा स्तरों में उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा की व्याख्या, प्रकाश ऊर्जा की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से की जाती है, क्वांटम सिद्धांत से की जाती है। ध्यान से सुनना, सिद्धांत से की जाती है। एक एक बात लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा बच्चा पार्टी, जिससे राइटिंग बनती जाए। कोई कहता है कि सर हम नहीं लिखते हैं, सर कमेंट नहीं पढ़ते, कमेंट तो पढ़ रहे हैं। सर साप्ताहिक टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? भैया कौन सा टेस्ट नहीं हो रहा है? तुम किस दुनिया में हो भैया, बताओ किस दुनिया में हो? अरे अभी कल नहीं परसों जो मैराथन क्लास हुई थी जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में हुई, वो एक प्रकार का टेस्ट ही तो है। साप्ताहिक टेस्ट लिखेंगे तभी टेस्ट जानोगे, हाँ साप्ताहिक टेस्ट लिख देंगे तभी टेस्ट जानोगे। इतने टेस्ट ले चुका हूं, वन शॉट लाया, मैराथन लाया, 70 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, तो उनमें क्या है? वो कहने का अर्थ क्या है? 100 ऑब्जेक्टिव लिख दिए तो उसमें लिखे साप्ताहिक टेस्ट या टेस्ट वही। और बल्कि बोल देता हूं क्लास शुरू करते समय कि आज आप लोग 1 2 3 4 5 लिख लीजिए और उसमें किसका कितना सही हो बाद में बताइएगा। टेस्ट ही तो हुआ। गजब आदमी हो ना, नहीं समझते हो है? और टेस्ट लेने की बात रही तो एक बार ऐसे ले लूंगा टेस्ट जिसमें मैं ना बताऊं, आपके साथ बातचीत करता रहूं, कह दूं ये लो क्वेश्चन, एकदम ऑफलाइन की तरह खड़े हो जाऊंगा 1 घंटे आधे घंटे, वो एकदम रियल टेस्ट होगा। क्वेश्चन दे दूंगा, बताऊंगा ही नहीं, खड़े रहूंगा, इसको करिए जल्दी से, जवाब दीजिए। दूसरा बताइए, जवाब दीजिए, जो लोग सही जवाब देंगे, हाँ भैया ये सही जवाब दे रहे हैं, वही करेंगे, है ना। अच्छा इसकी बात करो तो अब सुनना, अब सुनना, परमाणु परमाणु जब बाह्य स्रोत से, जब किसी बाह्य स्रोत से, जब किसी बाह्य स्रोत से, बाह्य स्रोत से लिखते जा रहे हैं, और आप अपनी कॉपी में समझ करके लिखते हुए चलिएगा। जो अगर कम समझ पाते हो कि दिक्कत हो रही समझने में, तो फिर अभी नहीं लिखिएगा, फाइनल पीडीएफ आपके पास जाएगा बच्चा पार्टी प्लीज। और अगर लिख सकते हो और समझ सकते हो, दोनों काम साथ साथ कर सकते हो तो लिखना। तो परमाणु जब किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करके, ऊर्जा प्राप्त करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वह 10 की घात -8, 10 की घात -8 सेकेंड ही रुकता है, सेकेंड ही रुकता है, रुकता है। पुनः वह अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में लौट जाता है, पुनः वह अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता है, लौट आता है। यदि लौट आता है, सुनो, हाँ लौट आता है, तो इस उत्सर्जन की क्रिया में, उत्सर्जन की क्रिया में, उत्सर्जन की क्रिया में, उत्सर्जन की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा, उत्सर्जन की क्रिया में प्रकाश
ऊर्जा। और प्रकाश ऊर्जा किसकी होती? फोटॉन की। उत्सर्जन की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा क्या होगी? जब प्रोटॉन परमाणु एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गया, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गया और फिर लौट आया, तो इस दौरान प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हुई, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो उसकी ऊर्जा होगी बच्चा पार्टी E इज इक्वल टू RH अपान में n²। अच्छा, कल कितना कोई बता सकता है? अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं सारी बातें अभी नहीं बताऊंगा, पहले आप बताओ। RH अपान में n², कल क्या यही सूत्र था सेम एज इट इज, या थोड़ा बहुत दिक्कत थी? बताओ। पीछे 10 की घात 8 नहीं, 10 की घात 8 नहीं, 10 की घात -8 ही लिखे हैं। बताइए सब, मेरा मैसेज आता है? बिल्कुल आता है। बताइए क्या यही सूत्र था या और कुछ यहां पर लगा हुआ था? गजब। मैं नाम पकड़ना चाहूंगा, कौन है? चक्रा खानम जी हैं, जिन्होंने लिखा कि माइनस, उसके बाद बहुत सारे आ रहे हैं। नेहा माइनस साइन था, माइनस साइन था, जी हाँ बिल्कुल। तो यहां पर क्या था प्यारे बच्चों? माइनस साइन था। तो यह ऊर्जा होगी जब परमाणु एक उच्च ऊर्जा स्तर से, या एक ऊर्जा स्तर वो जो भी, चाहे निम्न वाली कोई भी हो, अगर उससे ऊपर की कक्षा में जाएगा तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो इस प्रकार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, इसका इतना मान होगा। ठीक है, इसका इतना मान होगा। समझ में आया? अब चलो हम लोग इसकी ऊर्जा स्तर के हिसाब से हल करना शुरू करते हैं। इसको हल करना शुरू करते हैं। ये ऋणात्मक चिन्ह आया हुआ था, है ना, ऋण चिन्ह। हाँ सर यही था, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ था? माइनस लगा हुआ था। लेकिन उसमें क्या लगा हुआ था? माइनस लगा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अब हल करना शुरू करेंगे। तो माना फलाना धमाका वाली कहानी लिखना पड़ेगी। दो ऊर्जा स्तर मानते हैं और दो कक्षाओं की ऊर्जाओं को हल करके हम आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की पूरी व्याख्या कर देंगे। ठीक है, तो आइए। अच्छा, इसमें यह सब बता सकते हो? इसमें यह सब बता सकते हो? एच क्या है, प्लांक नियतांक, सी क्या है, प्रकाश की चाल, यहां लिख दूं क्या? जहां जहां एच प्लांक नियतांक, एच बराबर वैल्यू कितनी होगी? तो 6.62 इंटू 10 की पावर में माइनस का 34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू, प्रकाश की चाल है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और क्या है? एन की वैल्यू, एन बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफिनाइट तक। आर की वैल्यू 1.09 × 10 की घात में 7 मीटर इनवर्स। ये हो गया। ये सारी वैल्यू हमने यहां पर लिख दी। अब n बराबर 1 हो, 2 हो, 3, वो अपनी अलग अलग ऊर्जा स्तर होंगे इस क्रम में। तो प्यारे बच्चों आइए लिखते हैं। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैं थोड़ी सी किन्हीं दो ऊर्जा स्तर के अंतराल को हल करना सिखाता हूं। तो मानते हैं, माना हाइड्रोजन परमाणु, माना एक परमाणु दो ऊर्जा स्तर n1 सुनिए, थोड़ा सा मैं लैंग्वेज को अच्छे से बना के लिखना चाहता हूं। माना एक परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर n1 से उच्च ऊर्जा स्तर n2 में जाता है। तो इनकी ऊर्जाएं क्रमशः, तो इसकी ऊर्जा क्रमशः क्या, पहले अगर n1 में थी तो उसकी ऊर्जा क्या? E1। इसकी ऊर्जा क्रमशः E1 व E2 है। तब उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा, जब भाई वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जा रहा है? उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है। जब वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया, 10 की घात -8 सेकंड रुका, फिर लौट आया, इस दौरान क्या उत्सर्जित हुई? प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हुई। तो इस प्रकाश ऊर्जा की, तब उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की आवृत्ति न्यू व तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो बोहर के परमाणु मॉडल से, बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था? जरा याद करना। जब परमाणु या इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से
उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो 10 की घात -8 सेकंड रहता है और फिर लौट आता है। इस दौरान वो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है और उसकी वैल्यू एच न्यू बराबर, बताओ क्या यही थी, एच न्यू बराबर E2 माइनस E1, यस और नो, E2 माइनस E1, यस और नो, यस सर। तो एच न्यू बराबर, ध्यान देंगे एच न्यू बराबर E2 की वैल्यू वही जो अभी सूत्र लिखे, माइनस का आर एच सी बटे में E2 के लिए क्या, N2 का स्क्वायर, समझ में आया। माइनस E1 के लिए तो E1 की वैल्यू तो माइनस लगा के लिखेंगे ना, माइनस का आर एच सी बटे में E1 की वैल्यू के लिए नीचे N1 का स्क्वायर। भैया पहली कक्षा N1 मानी है ना, निम्न ऊर्जा स्तर। N2 के लिए E2 ऊर्जा स्तर है, उसकी ऊर्जा N2 कक्षा में, N2 ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा कितनी है, E2, किसकी, परमाणु की। अच्छा ब्रैकेट खोलो, एच न्यू बराबर मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वाला प्लस वाला हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे आर एच सी बटे में N1 स्क्वायर। ये वाला माइनस ही रहेगा भैया, फिर से ध्यान से सुनो, इसमें उलट फेर कर रहा हूं तो ये नहीं जाना बहु खला जाओ भाई, N1 वाला सर यहाँ क्यों लिख दिए, है ना। देखो आर एच सी यहाँ भी है, लेकिन ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये प्लस वाला हो गया, तो इसकी वैल्यू को पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये माइनस में है। अब ये वाली वैल्यू लिखूंगा, माइनस का आर एच सी बटे में N2 स्क्वायर। अच्छा जरा ध्यान दो, आर एच सी यहां भी है, आर एच सी यहां भी है, तो क्या मैं आर एच सी कॉमन ले सकता हूं बच्चा पार्टी। ध्यान देना, इस पूरे टर्म को मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, ठीक है, इस पूरे टर्म को मैं इधर लिख रहा हूं। क्यों सर इधर लिखे, क्योंकि प्यारे बच्चों यही पूरा डेरिवेशन मैं इस पे करने वाला हूं। तो एच न्यू बराबर आर एच सी माइनस आर एच सी N1 स्क्वायर और N2 स्क्वायर, दोनों जगह आर एच सी है, तो एच न्यू बराबर कॉमन क्या ले लीजिए, आर एच सी कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 में N1 स्क्वायर माइनस 1 में N2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर, यही मिला। यहां भी एच छिपा हुआ है, यहां पर भी एच छिपा हुआ है, वही बात नहीं, अभी एच हम नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे सर, यदि हम सूत्र, प्यारे विद्यार्थी जी, यदि मैं सूत्र लगा दूं, यदि न्यू बराबर सी अपान में लैम्डा हो, सी अपान में लैम्डा हो, तो यदि न्यू बराबर सी अपान में क्या हो, लैम्डा हो। यार बच्चों ये पूरा स्टेप यहां से यहां चल रहा है, फिर इस स्टेप के बाद वहां पर लिखना है, याद रखिएगा। तो एच न्यू, जहां पर न्यू लिखा है वहां पर क्या लिखें, सी अपान में लैम्डा। अरे तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का संबंध यही तो बताया गया था, तो एच लिखेंगे, न्यू की जगह सी अपान में लैम्डा लिखेंगे, बराबर में आर एच सी लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देखो ना, आर एच सी और ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है 1 में N1 स्क्वायर माइनस 1 में N2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देंगे जो जो जिससे कट रहा है, भाई H से H मरा, C से C मरा, केवल बचा 1 में लैम्डा। ये 1 में लैम्डा क्या है, उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य है, तो 1 में लैम्डा बराबर में ब्रैकेट में, सॉरी ये R तो बचा है ना, R और ब्रैकेट में 1 में N1 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 में N2 स्क्वायर, 1 में N2 स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थी जी यही है आपके उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का सूत्र, ठीक है। यह उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का सूत्र है, यह उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का सूत्र है, तरंग दैर्घ्य का सूत्र है, सूत्र। अब विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार कैलकुलेशन करके बहुत रिसर्च के बाद, कठिन परिश्रम के बाद विभिन्न श्रेणियां बताई, आइए हम समझते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपको एक एक चीज समझा दी है, ठीक है, समझ गए। चलो सर, अब आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में गलत फार्मूला लिखा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में गलत फार्मूला लिखा है, कहाँ भाई, ये तो सही है, ये बोल रहे हैं गलत। ये जो यहाँ 2 स्क्वायर हुआ है, ये बच्चा पार्टी बामर के लिए, ध्यान देना मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, ये किसके लिए बोला मैंने, यहाँ पर कुछ लिखा होगा मैंने जरूर, बामर ने सर्वप्रथम बामर श्रेणी का स्पेक्ट्रम देखा गया, बामर ने देखा, लेकिन वास्तव में
बामर श्रेणी के पहले भी, निम्न ऊर्जा स्तर से पहले भी एक स्पेक्ट्रम देखा जाता है, वो है क्या? लाइमन श्रेणी। आइए समझाता हूं, इसको समझ जाओगे कि वहां पर ये सर टू स्क्वायर और ये n स्क्वायर क्यों दिखा रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, अभी समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर जो 1 लैम्डा है इसे क्या बोलते हैं? ये तरंग दैर्घ्य का सूत्र है। 1 लैम्डा को थोड़ी सी बात लिख दे रहा हूं, 1 लैम्डा, यहां 1 लैम्डा को तरंग संख्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। इस समीकरण की सहायता से, जो अभी 1 लैम्डा का देखा है ना, इस समीकरण की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से क्या किया जाएगा? इस समीकरण की सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों को प्राप्त किया जाता है, विभिन्न श्रेणियों को प्राप्त किया जाता है। यह सर श्रेणी क्या है? विभिन्न श्रेणियों को प्राप्त किया जाता है। कैसे और क्यों? देखो, जैसा कि पहला है लाइमन श्रेणी, अभी समझ में आ जाएगा लाइमन श्रेणी क्या है। लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज, लाइमन की स्पेलिंग यही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, लाइमन सीरीज। अच्छा, लाइमन श्रेणी मैंने बताया ना, लाइमन के बाद है बामर, आपको याद रखना चाहिए, मैं बता दूंगा, लाइमन, बामर, पाश्चर, ब्रैकेट, फुंड, यही 5 श्रेणियां हैं जो आपको पढ़नी है। लाइमन, बामर, पाश्चर, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। क्या गजब संख्या है, 888 क्या गजब संख्या है ना। देखो लाइमन श्रेणी, तो सन 1916 ईस्वी में मैंने बताया ना, देखो बामर सर ने कब खोजा, और 1885, इन्होंने 1916 में। तो खैर ये अच्छा, कुछ चीजें हैं जैसे सन 1 है, आप ना याद कर पाओ तो एग्जामिनर कोई इनसे दुखी नहीं होता है, पूरे नंबर देगा, ठीक है। ये एक तरीका है बस थोड़ा सा कहानी के रूप में याद रखने का, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है कि आप भूल गए तो सर क्या होगा। मुझे भी कई बार याद नहीं रहता है, ठीक है, मुझे भी किताब का ही सहारा लेना पड़ता है कि भाई ये सन में कब इन्होंने खोजा था, जो बात साफ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सब बताने में। सन वगैरह मुझे भी नहीं याद होते हैं, लेकिन हाँ जब चैप्टर पढ़ता हूँ तो जरूर पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ रिवीजन के समय कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, तब जाके रिसर्च हुई। सन नहीं याद रहता, लेकिन हाँ ये जरूर याद रहता है कि कौन से वैज्ञानिक पहले से रिसर्च किए थे, ये चीज याद रहती है। तो सन 1916 ईस्वी में लाइमन ने बताया, जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहली, कहां पर? पहली उच्च ऊर्जा स्तर से पहली निम्न ऊर्जा स्तर पर लौटता है, निम्न ऊर्जा स्तर पर लौटता है। जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहली, अब कोई भी उच्च ऊर्जा स्तर हो सकता, 2, 3, 4, 5, किसी से भी वो पहली पर लौटे, तो पहली पर लौटता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, पहली निम्न ऊर्जा स्तर पर लौटता है, तो उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम पराबैंगनी, जो भी रेखीय स्पेक्ट्रम मतलब समझ रहे ना, उत्सर्जित जो प्रकाश ऊर्जा है, वो प्रकाश ऊर्जा को यहाँ रेखीय स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाया जा रहा है, इसलिए लाइमन श्रेणी, ये श्रेणी बोला जा रहा है। तो वही उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम पराबैंगनी भाग पर प्रदर्शित होता है, पराबैंगनी भाग पर प्रदर्शित होता है, ठीक है। जिसकी तरंग दैर्घ्य अब यहां पर क्या होगी, तो वही 1 में लैम्डा इज इक्वल टू आर, अब यहां पर लिख देते, अच्छा तब n1 बराबर 1 तथा n2 बराबर कितना होगा, n2 बराबर 1 नहीं, 1 तो हो गया, 2 का उच्च ऊर्जा स्तर 2, एक को छोड़ करके 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफिनाइट। तो यहां पर 1 में लैम्डा बराबर में आर, और ब्रैकेट में 1 में, अब n1 की वैल्यू फिक्स है, पहली ऊर्जा स्तर फिक्स है 1 स्क्वायर, माइनस दूसरी ऊर्जा स्तर नहीं फिक्स है n2 का स्क्वायर, पहली ऊर्जा स्तर नहीं फिक्स है, वो पहली ऊर्जा स्तर फिक्स है, दूसरी नहीं फिक्स है। इस श्रेणी को क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं,
इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं, इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं, उन्हीं के नाम पर नाम दिया गया, इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं, इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसके बाद आए बामर्स, ठीक है, तो इसलिए बामर्स ये पहली श्रेणी हो गई। इसके बाद दूसरी के लिए प्लस करते हैं, दूसरा बामर श्रेणी, ठीक है, दूसरी आप लोग भी हेडिंग अपनी कॉपी में डाल लीजिएगा बामर श्रेणी के लिए, ठीक है, बामर श्रेणी, ओके, बामर श्रेणी। मुझे इंग्लिश में इनका नाम लोग नहीं याद होता, वैसे इंग्लिश पे इनकी स्पेलिंग है बाल्मर, बाल्मर सीरीज, है ना बाल्मर सीरीज। बबलू पिंटू सिंटू होता तो बढ़िया नाम लिखने में आसान रहता, लेकिन एल साइलेंट है, तो बामर सीरीज प्यारे बच्चों है। जैसा कि अभी मैंने बताया, कब खोज की थी, सन 1885 में, अभी लिखे थे बामर, तो वही सूत्र अब यहाँ आएगा। अब आप लोग जो कह रहे थे ना कि सर ये सूत्र देखो 2 लिखा हुआ है, अब द्वितीय ऊर्जा स्तर में लौटे, लेकिन निम्न ऊर्जा स्तर पहली के लिए फिक्स है, पहली के लिए कौन, लाइमन श्रेणी बोला जाता है। अगर परमाणु, सेम यही सब कुछ लिखना है, सारी बातें यही लिखनी है, बस परमाणु जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर से पहली की जगह पर दूसरी पर आए, तो यही सभी बातें लिखनी है। सन 1885 ईस्वी में, अच्छा सन आप नहीं लिखते हैं, ठीक है, अब सीधे मैं लिखता हूं, वैज्ञानिक बामर ने, क्योंकि एक बार लिख चुके हो क्या, ये सब सन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक बामर ने बताया जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से देखो आप कितना आसान लगेगा, आप कहोगे ना कि सर ये तो याद हो जाएगा चुटकियों में, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय निम्न ऊर्जा में आता है। पहली लिखें, द्वितीय लिखें या दूसरी लिखें, चलो दूसरी लिखते हैं। दूसरी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, दूसरी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो अगर दूसरी निम्न ऊर्जा में स्तर में आता है, जैसे यहां पर पहली ऊर्जा स्तर में आता है, तो उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम कहां पर प्राप्त होता है, यहां पर पराबैंगनी भाग पर प्राप्त होता है, और यहां पर उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम का भाग जो है, उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम श्रेणी में कहां पर प्राप्त होता है, दृश्य भाग में प्राप्त होता है, दृश्य भाग पर प्राप्त होता है, दृश्य भाग पर प्राप्त होता है। बोलो समझ में आया? हाँ, दृश्य भाग पर प्राप्त होता है। सर प्लीज सुनिए ना, बोलिए भाई। सर लग रहा है आज आप हिंदी पढ़ा रहे हैं। सर श्रेणी भी होता है क्या इसमें? हाँ, श्रेणी की ही तो चर्चा हम कर रहे हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, उनका श्रेणी के तहत अंतर्गत रखा गया भैया, 1 2 3 करके जो भी। हाँ यस सर। सर आप मेरा मैसेज, सर आज चैप्टर खत्म होगा, बिल्कुल चैप्टर खत्म हो गया, न्यूमेरिकल बताना होगा तो बता देंगे। हाँ, तो यहां पर जो प्यारे बच्चों प्रकाश तरंग दैर्घ्य, अब यहां पर N1 आता है, जो N1 होगा तो निम्न ऊर्जा स्तर क्या रहेगी, 2, पहली के लिए लाइमन श्रेणी हो गई, तथा N2 बराबर क्या लिखेंगे, अब N2 बराबर 2 को छोड़ करके उच्च ऊर्जा इसकी स्तर क्या होंगी, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफिनिट तक। यहाँ पर 1 लैम्डा बराबर r, ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर, N1 की जगह कितना, 2 इसका स्क्वायर माइनस 1 में N2 का स्क्वायर। अब N2 की जगह 3, 4, 5 एंड सो ऑन बहुत सारे हो सकते हैं। ये प्यारे बच्चों क्या है, बामर श्रेणी है। इसे क्या कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। लिख दीजिए, इसे बामर श्रेणी कहते हैं, इसे बामर श्रेणी कहते हैं, इसे बामर श्रेणी कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, बामर श्रेणी कहते हैं। क्लियर, इसे बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चले अब नेक्स्ट श्रेणी आती है लाइमन, बामर, पाश्चर। ठीक है, तो तीसरी श्रेणी रहेगी पाश्चर श्रेणी, पाश्चर श्रेणी। हेडिंग लिखेंगे पाश्चर श्रेणी। ठीक है, पाश्चर या पाश्चन, पाश्चन श्रेणी, क्योंकि इनकी स्पेलिंग मीनिंग है जो
PASCHEN, सीरीज, SIRES, पाश्चन श्रेणी। ठीक वैसे ही लिखना जैसे इनमें सारी बातें हुई, बस संख्या का क्रम बदल जाएगा, संख्या का क्रम बदल जाएगा। क्या वैज्ञानिक, वैज्ञानिक बामर की जगह पाश्चन ने बताया, वैज्ञानिक पाश्चन ने बताया। पाश्चन अगर ये लिखने के लिए आ गया ना एग्जाम में 5 नंबर पक्का है, क्योंकि एक ही क्रम से लिखना है। पाश्चन ने बताया जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी, अब यहां पर तीसरी हो जाएगी, दूसरी नहीं, तीसरी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तीसरी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तीसरी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो स्पेक्ट्रम, और 60 भाषा कर दे रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम श्रेणी में कहां प्राप्त होता है, सीधे ये लिख रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, एकदम 60 कर दिए, तो स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। अवरक्त, अरे वही 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर जो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, अगर पाश्चन श्रेणी होगी तो कौन सी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होगी, पाश्चन प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, तो अवरक्त भाग में, सॉरी अवरक्त भाग में उत्सर्जित हो रही ना, तो अवरक्त प्रकाश ऊर्जा हुई, तो अवरक्त भाग में, ओ सॉरी कहां पहुंच गए हम, देखो समझाने के चक्कर में ऊर्जा स्तर में आता है, तो स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। चलो इसका सूत्र लिख दीजिए, इसका सूत्र अब आगे लिख दीजिए, क्या होगा, 1 अपान में लैम्डा बराबर r ब्रैकेट में 1 अपान का, क्योंकि यहां पर लिख दो, अतः n1 बराबर 3 तथा n2 बराबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक। वो लिखना भूल गए थे इसलिए, बाकी सूत्र लिखना है 1 अपान में लैम्डा, 1 अपान में लैम्डा बराबर r ब्रैकेट में 1 अपान में 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपान में n2 का स्क्वायर। 3 है कि 4 होगा, हाँ 4, ये 2 का स्क्वायर ना, तो पाश्चन के लिए 3 का स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। कितना सरल है बताओ, इसे पाश्चन श्रेणी कहते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। अभी इनको हल करके मान भी प्राप्त किया जाएगा, इनका अलग अलग मान प्राप्त किया जाता है हल करके, लेकिन वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं पूरा समझा दे रहा हूं। पाश्चन हो गया ब्रैकेट, चौथे नंबर में प्यारे साथियों ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, क्या, ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट सीरीज। चलिए ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या लिखना है, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक ब्रैकेट ने बताया, या सीधे मैं लिख रहा हूं जब परमाणु, अब वैज्ञानिक भी नहीं लिख रहा हूं, जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर, जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से चौथी निम्न ऊर्जा में, उसमें किसमें था, तीसरी में ना, इसमें चौथी निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है, चौथी निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है, वापस लौटता है, तो स्पेक्ट्रम, चौथी निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है, तो स्पेक्ट्रम कहां प्राप्त होता है, तो स्पेक्ट्रम अवरक्त, ये भी अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, तो स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। जो पाश्चन श्रेणी है वो भी कहां प्राप्त होती है, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। इसके लिए भी तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या, तो इसमें लिख दो पहले, अतः n1 बराबर 4 तथा n2 बराबर 5, 6, 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो 1 अपान में लैम्डा बराबर r ब्रैकेट में 1 अपान का 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपान का n2 स्क्वायर, n2 की जगह पर 5, 6, 7, 8 कोई भी हो सकता है। ये होगा प्यारे बच्चों क्या, पाश्चन ब्रैकेट श्रेणी, या इसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं, इसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं, इसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। लिख लीजिए, इसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं, इसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। क्लियर, चलो बात तो समझ में आ गई होगी।
सर क्रैश कोर्स में सब कुछ पढ़ाया जाएगा ना क्वेश्चन बैंक? बिल्कुल सर, फील आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और अभी चित्र नहीं बना है, इमेजिन करके थोड़ा सा आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा फील मुझे लगता होगा कि कम आएगा, क्योंकि एक के ऊपर एक कॉपी पेस्ट है। जो चीज लाइमन में लिखी वही बामर में केवल पहली दूसरी चेंज करना है, इसमें तीसरा करना है पाचन श्रेणी में, इसमें चौथा। अब जो पांचवी आती है वो है फुंड श्रेणी, बस खत्म पांचवी, और फिर चित्र बनाना है। और चित्र जब बनाऊंगा तो एक एक चीज समझ जाओगे। फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी मतलब FND, फुंड सीरीज, फुंड सीरीज। चलो इसको मैं समझा देता हूं जल्दी से और फिर फिगर बना देता हूं, तो फिगर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। फुंड श्रेणी, जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवी निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है, पांचवी निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है, स्तर में वापस लौटता है, तो स्पेक्ट्रम, जैसे यहां पर लिखा था वापस चौथी निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है, तो स्पेक्ट्रम कहां? अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, फुंड का भी वहीं प्राप्त होता है। तो स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, तो स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, मतलब N1 बराबर, अतः N1 बराबर पांचवा है ना, 5 तथा N2 बराबर 6 7 एंड 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसका सूत्र बन जाएगा बच्चा पार्टी 1 में लैम्डा बराबर R, ब्रैकेट में 1 का 5 का स्क्वायर माइनस 1 में N2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इस प्रकार से ये इसे क्या कहते हैं? इसे फुंड श्रेणी कहते हैं। इसे फुंड, कितना आसान है लिखना, फुंड श्रेणी कहते, इसे क्या कहते हैं? फुंड श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ये खुद से आसान है बहुत। सर अब रहने दीजिए, अब फिगर बना लेते हैं, बस फिर रहने देते हैं, फिगर बना लेते हैं, चैप्टर खत्म कर देते हैं। और चैप्टर खत्म करना ही उद्देश्य नहीं, पहले कुछ बातें हो गई इस वजह से लेट हो गया, बाकी कोई बात नहीं है। समझो, ध्यान से समझो, अच्छे से अच्छा समझ में आ जाएगा, समझाने की गारंटी मेरी, बस ध्यान देने की जिम्मेदारी आपकी। अगर ध्यान दोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। हाँ, अरे भैया क्या हो गया? अब देखो भाई, मैं बना रहा हूँ चित्र, तो ये नहीं कि तुम लोग शांत बैठे रहो, अपना हल्ला गुल्ला करते रहो बैठे हो जहां पर। समझ लो, आप समझा देता हूँ, एक एक बात लिख देता हूँ और आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये है लाइमन श्रेणी, ये है लाइमन श्रेणी के लिए, ये है लाइमन के बाद बामर श्रेणी, बामर श्रेणी पहला, दूसरा, ये तीसरा पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ये है चौथा लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी, और ये पांचवी है फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। इसके बाद अन्य ऊर्जा स्तर, अन्य श्रेणियां हैं, लेकिन उनको गणना में हमें नहीं लेना है, वो बाहरी कक्षाओं के लिए गणना में प्रयुक्त की जाती हैं। अब देखो, अगर कोई, ध्यान से सुनना, अब अगर कोई उच्च ऊर्जा स्तर से लाइमन श्रेणी पे आया, अगर, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, बच्चा पार्टी गौर करेगी, अगर उच्च कक्षा से कोई भी आया पहली कक्षा में, वो क्या होगा? पहली कक्षा में तो उच्च ऊर्जा स्तर से पहले में ही आ रहा है तो लाइमन, तो सर क्या इसी दूसरे से आ सकता है? क्या तीसरे से नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तीसरे से काहे नहीं आ सकता? क्या चौथे से नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, इसने मना कर रखा है, चौथे से भी आएगा। क्या सर पांचवें से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, पांचवें से भी आएगा, कोई मना कर रखा है। क्या सर छठवीं ऊर्जा स्तर से नहीं आता? बिल्कुल आएगा, मैं कहता हूं छठवीं से भी आएगा, कोई रोक टोक नहीं है। क्या सर अनंत से कोई ऊर्जा स्तर से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, किसी से भी आएगा। तो ये श्रेणी जो बन रही है क्या कहलाएगी? लाइमन श्रेणी कहलाएगी।
क्या कहलाएगी? लाइमन श्रेणी कहलाएगी। आप ध्यान से सुनो, बामर श्रेणी का मतलब आप नीचे से ऊपर नहीं चले, बामर श्रेणी में उच्च से ही आएगा। तीसरे से आ सकता है, जी सर आ सकता है। चौथे से आ सकता है, जी सर आ सकता है। पांचवें से कण आ सकता है, परमाणु आ सकता है, जी हाँ आ सकता है। छठवें से आ सकता है, जी सर आ सकता है। ये श्रेणी कौन सी बनी? बामर श्रेणी बनी। अच्छा सर, अच्छा गुरुदेव, बात तो आपकी कुछ समझ में आ रही है। क्या इसमें अब यहां से जा सकता है? नहीं, इसके लिए ऊपर से उच्च ऊर्जा स्तर से, ब्रैकेट से आ सकता है, कुंड से आ सकता है, या ऊपर की किसी भी कक्षा से, किसी भी ऊर्जा स्तर से परमाणु आ सकता है। तो ये कौन सी श्रेणी होगी? पाश्चन श्रेणी होगी। अरे वाह सर, गजब चित्र बन रहा है। ये तो गजब चित्र बन रहा है, मजा आ रहा है सर। यहां पर देखो, अब ब्रैकेट के लिए कुंड से आ सकता है परमाणु, उच्च ऊर्जा स्तर आगे कोई भी ऊपर हो उससे आ सकता है, ऊपर की असंख्य संख्याओं से आ सकता है। अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं फुंड पे, तो फुंड में उच्च ऊर्जा स्तर से आ सकता है, ऊपर यहां से भी आ सकता है, ऊपर की किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से आ सकता है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, ये जो चित्र है, ये चित्र है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। इस प्रकार से इसका चित्र बनाना होगा आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो मुझे लगता है आपको ये चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी पर, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप बना ले जाओगे। सर ये लग रहा है कि बुर्ज खलीफा है। चलो सर, अब गर्दन दर्द होने लगा है, दर्द रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्या समझ में आ गया पूरा टॉपिक? सर क्रैश कोर्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जो हम लोग सिलेबस में पढ़ाते हुए आए हैं, एक एक टॉपिक, एक एक चीज, वो क्रैश कोर्स में कुछ चीजें मिस की जाएंगी, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, प्रश्नों के पूछने का तरीका और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको डिटेल में जरूर बताया जाएगा। बाकी चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है सर? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर, ना ना ना, निम्न से उच्च में नहीं जाएगा, मतलब यहां से उच्च में नहीं जाएगा। अच्छा, कह रहे हैं कि सर निम्न से उच्च में नहीं जाएगा, निम्न से उच्च में जाता है भैया। निम्न से उच्च में प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है, वो कण जो है, परमाणु जो है, वो जाता है, लेकिन ऊर्जा जाते समय वो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, तो इसलिए उसको कोई मतलब नहीं, उसको हमने थोड़ी दर्शाना है। ऊर्जा स्तर कब दर्शाता है? जब प्रकाश, जब परमाणु ऊपर से नीचे की ओर आता है, उस दौरान श्रेणी बनानी है। तो आज के लिए इतना ही। प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। मिलते हैं कल की क्लास में। शुरू में जो मैंने बताया उस पर जरूर ध्यान देना, इस बात का कि हम लोगों को इस वर्ष झंडा टारगेट बोर्ड का ही गाड़ना है। लगा दो जी जान, लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना और उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। लव यू सो मच बच्चों। खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा मौका दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।